The question is, discuss the ethical dilemma of balancing personal morality with legal obligations. Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वर्ड लिमिट्स ऑफ 150 वर्ड्स, सो बेसिकली दिस विल बी आस्क्ड अंडर 10 मार्क्स। अब यहाँ पर GS4 का ये क्वेश्चन है, तो अगर इफ यू हैव नॉट गिवन एनी मेंस टिल येट, अगर आपने मेंस एग्जाम नहीं दिया है यूपीएससी का, तो इसके बेसिक फॉर्मेट के इस पेपर के बारे में आपको बता दिया जा सकता है। नाउ बिफोर दैट ऑल्सो आपके इस पेपर का नेचर भी बता देते हैं कि इफ यू हैव गुड ग्रिप, और अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है, एंड इफ यू हैव डेवलप्ड अ गुड राइटिंग स्किल्स, तो यू कैन फेच बहुत अच्छा मार्क्स आपको यहाँ पे आ सकता है। यू कैन गेट अराउंड 110 to 120 नंबर। दिस पेपर इज वेरी रिवॉर्डिंग अगर आप जो है बहुत अच्छे से इसके सिलेबस को तैयार करें। इफ यू हैव गुड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, तो आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेपर, तो इसमें दो सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। नाउ सेक्शन ए में बेसिकली देयर आर 10 मार्कर क्वेश्चंस। आपसे जो है सेक्शन ए में वैसे क्वेश्चन जैसे ऐसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे भी देखने को मिलेंगे। ज्यादातर चांसेस रहता है 10 मार्कर का ही। हो सकता है इन द फ्यूचर यूपीएससी में आस्क अ क्वेश्चन अंडर 15 मार्क्स आल्सो, तो यू विल हैव टू आंसर इन 250 वर्ड्स, बट टिल नाउ वी हैव सीन द क्वेश्चंस दैट आर ऑफ वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम लोग सेक्शन ए की बात करें मार्क्स की, तो इट इज समवेयर अराउंड 130 मार्क्स, एंड सेक्शन 2 दैट इज केस, जिसको सेक्शन बी बोलते हैं, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ केस स्टडीज एंड इट इज अप्रॉक्सली 120 मार्क्स। तो 130 प्लस 120 दैट इज 250 मार्क्स आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन ए, जिसमें 10 मार्कर के क्वेश्चंस हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या आपको कभी किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी का कोट दे दिया जाएगा कि लॉर्ड बुद्धा ने ये बोला था, महावीरा ने ये बोला था, या फिर किसी फेमस फिलोसोफर ने, सोक्रेटिस ने, एरिस्टोटल ने, कार्ल मार्क्स ने, बहुत सारा जो है सेइंग्स होता है, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बताइए कि इसका एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मॉरल पर्सपेक्टिव क्या है, इस तरह से आपसे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन मोर पार्ट इज कि जहां पर आपको बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पब्लिक सर्विस में वैल्यूज एथिक्स का क्या रोल होता है, कहां कहां पर जो है उनका जरूरत पड़ता है, और आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक ये सेक्शन हो गया। मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया पेपर का। अब आपको इसी तरह के जो कंसेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स जैसे कि मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज, इस पर बेस्ड आपका कंसेप्ट, कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन इन एथिक्स इज यू शुड कोट रियल टाइम एग्जाम्पल्स, और आप बोल सकते हैं जो अभी करंट एग्जाम्पल्स हैं आप कुछ कोट कर सकते हैं, उससे आपके आंसर्स में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है। देखिए एथिक्स में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट यू हैव टू राइट गुड आंसर्स, आपको अच्छे आंसर लिखने। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा है, आप एक एवरेज कंटेंट लिखते हैं, आपको डेफिनेशंस पता है, उसके बाद अगर आप एग्जांपल्स के साथ सफाइस करते हैं, कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देते हैं और रेलिवेंट एग्जांपल्स देते हैं, तो आप काफी अच्छा मार्क्स इसमें फेच कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पेपर 4 का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन आपने देख लिया है। अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे इसकी डिफिकल्टी में, तो दिस इज अ प्रेटी बेसिक क्वेश्चन, बट वी विल स्टिल कैटेगराइज इन L2 लेवल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना ही चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज तो आपका क्लियर होना चाहिए अबाउट व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन, व्हाट इज पर्सनल मोरालिटी, और इस पर बेस्ड आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द आंसर। सबसे पहले पता है आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है उस क्वेश्चन को टू द एग्जामिनर कि यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। द सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, देखिए हर पर्सन का, अगर आप डिफरेंट टॉपर्स की भी देखेंगे पेपर को, तो हर पर्सन का आंसर राइटिंग का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, एंड स्पेशली फॉर GS4। नाउ सम प्रेफर टू आंसर इन पैराग्राफ्स। बहुत लोग जो है GS4 में पैराग्राफ्स में भी लिखने का कोशिश करते हैं, और बहुत लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स में, तो दोनों ही मार्क्स फेच करते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये बाइसेस है कि सिर्फ पॉइंट्स में ही लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा, तो ये गलत बात है। अगर आप पैराग्राफ्स में भी अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखते हैं, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये आप क्लियर हो जाइए कि ऐसा कोई बाइस नहीं है यूपीएससी के साथ। यूपीएससी ने आपको ऐसा नहीं बोला है कि आप पॉइंट्स में ही आंसर करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस थोड़ा थोड़ा जो आपको की पॉइंट्स है, की फैक्ट्स है अबाउट GS4 में मैं क्लियर कर
देना चाहता हूं क्योंकि आपको लेटर ऑन ये सारे चीज जो है आपको बहुत मदद करने वाले हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द आंसर, द फर्स्ट इज पार्ट की आपको इंट्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन को अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप सबसे पहले बता दीजिए, आपसे बात हो रही है पर्सनल मोरालिटी और लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब बेसिकली लीगल लॉज जो होते हैं, तो इसको इसके बीच में क्या एथिकल डिलेमा आता है, कैसे कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको पर्सनल मोरालिटी को बैलेंस करना पड़ता है लीगल ऑब्लिगेशन से। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि मोरालिटी को आप डिफाइन कर दिए, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन। आप इवन गूगल पे सर्च करेंगे मोरालिटी का, उसका जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है उसको आप अपने नोट्स में लिख दीजिए। यहां पर बहुत ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन नहीं देना है, लेकिन एक क्रिस्प, एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन आपको देना है जो टू द पॉइंट हो, तो वो आपका सफाइस करेगा। नाउ मोरालिटी अगर हम लोग बोले इज द बिलीफ दैट द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड बिलीफ्स दैट गाइड इंडिविजुअल और सोसाइटीज इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज गुड और वर्चुअस बिहेवियर। नाउ दिस इज अ वेरी क्रिस्प डेफिनेशन, आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी अच्छा लगता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो मोरालिटी क्या है, एक बिलीफ है, प्रिंसिपल है, वैल्यू है जो कि गाइड करता है इंडिविजुअल को इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी को सोसाइटल लेवल पे इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड डिटरमाइनिंग व्हाट इज गुड और वर्चुअस बिहेवियर। तो मोरालिटी जो क्या है वो पर्सनल मोरालिटी भी हो सकता है और आपका सोसाइटल मोरालिटी भी होता है। जनरली हम लोग सोसाइटल मोरालिटी को ही एथिक्स बोल देते हैं। नाउ दीज आर बेसिक कंसेप्ट्स, थोड़ा बहुत पता है, अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज आपको लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में बात होना है, मतलब लॉज के बारे में। तो लॉज ऑन द अदर हैंड आर स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स्ड बाय अ गवर्निंग अथॉरिटी विद इन अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन। नाउ देखिए, पर्सनल मोरालिटी का जो है आप एनफोर्समेंट कैसे होता है, हम लोग अपने लेवल पे करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स तो आप उसको कैसे इंश्योर करेंगे, आप अपने बिहेवियर से, आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोरालिटी के साथ जो आप जिस प्रिंसिपल्स में आप बिलीव करते हैं आप उसको एक्शन में लाते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन लॉज के साथ क्या है कि वो रूल्स बनाए गए हैं और उसको गवर्न और इनको इन्फोर्स करने के लिए एक गवर्निंग अथॉरिटी है। तो आपने स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएट कर दिया कि व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन या व्हाट इज लीगल राइट्स। तो आपने यहां पर एग्जामिनर को बता दिया कि आपको पता है कि व्हाट इज पर्सनल मोरालिटी एंड व्हाट इज लीगल। अब यहां पर एक एग्जांपल हो, अब देखिए डिलेमा का क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो डिलेमा वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो डिलेमा इज बेसिकली कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर आपके मॉरल प्रिंसिपल्स, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मॉरल प्रिंसिपल्स और आपके लीगल लॉज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपके मॉरल प्रिंसिपल के अनुसार ये सही नहीं है, लेकिन अगर लॉज में देखेंगे तो वो सही है। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि लॉज सही, मतलब मॉरल प्रिंसिपल वाइज वो गलत है लेकिन वो लॉज के वाइज से जो है वो सही है। तो इस तरह से बहुत सारा जगह है जहां पर ये डिलेमा और ये कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। इसी को हम लोग डिलेमास बोलते हैं। तो इसी डिलेमा के बारे में आपको डील करना है कि ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल मोरालिटी विद लीगल ऑब्लिगेशंस। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू, अब आपको बताना पड़ेगा कि सब कॉमन डिलेमास, जैसे मैंने बोला ना GS4 को अगर आपको सबसे अच्छा आंसर लिखना है तो आप कुछ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज द डिलेमा। अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेके, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग क्यों देते हैं, हम लोग किसी भी, आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट अभी भी दिया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में बैन है लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में इसको लीगल भी रखा गया है। तो कैपिटल पनिशमेंट बेसिकली इस तरह से है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको इस तरह से पनिशमेंट दिया जाए कि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बने कि आगे आने वाले कोई लोग जो है या फिर आगे से सोसाइटी में इस तरह का गलती नहीं किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत जगह इसको बोला गया है कि आप इस, जैसे बहुत लोगों का मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हो सकता है कि आप वैल्यू करते हैं लाइफ को, यू गिव वैल्यू टू लाइफ, और आपको ये भी करते हैं कि अगर आप किसी का टिट फॉर टैट या फॉर आई फॉर आई वाला अगर आपका एक नेचर है तो उसके वजह से सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसे कोई, अगर आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मर्डर कर दिया और उसके बदले अगर आपने उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया, लाइफ फॉर लाइफ कर दिया, तो उससे आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। और आप इसमें आप बोल सकते हैं कि इसका आपका कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होता है, जैसे कि आप वैल्यू करते हैं लाइफ को। तो इस चीज को क्या है कि अब यहां पर लॉ बना हुआ है कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए और आपका मॉरल प्रिंसिपल्स इसके अगेंस्ट है, तो दिस इज अ केस ऑफ डिलेमा। तो आपने एक कोट कर दिया एग्जांपल। कुछ और भी आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे देखिए फेमस एग्जांपल्स होते हैं जिसको आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक कैपिटल पनिशमेंट, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होता है कि क्या ये सही है या नहीं है। दूसरा क्या है, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, जैसे यूथनेशिया भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक पर्सन जो है वो वेजिटेटिव मोड में चला जाए तो उसको जो है आपको उसको ये राइट होना चाहिए, उसका राइट टू लाइफ ही जैसा है कि उसके लाइफ को ले लिया जाए, कि उसको जो है सफर नहीं करने दिया जाए। तो अगेन यहां पर भी है कि हो सकता है कि लीगली ये किसी कंट्री में सही लगे, लेकिन मॉरल प्रिंसिपल होता है कि कहीं कहीं मोरालिटी के साथ इसका डिलेमा भी क्रिएट हो जाता है कि क्या किसी पर्सन को मतलब जस्ट बिकॉज कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है तो उसका लाइफ एंड कर देना चाहिए। तो यहां पर भी आपका जो है डिलेमा देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल ऑफ और दे सकते हैं, जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी। आप अक्सर देखते होंगे कि रेफ्यूजीज जो हैं
ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जो है वो किसी दूसरे कंट्री में इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं और उसके वजह से बहुत टाइम उनको जो है या तो डिपोर्ट कर दिया जाता है या उनका जो है डेथ हो जाता है। तो इस केस में आप देखिए कंट्रीज तो ऑब्वियसली अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इमिग्रेशन रूल्स बनाती है कि इलीगल इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हो सकता है बहुत टाइम उनको एंट्री भी नहीं मिले किसी कंट्री में। तो यहां पर अगेन आपका लॉ वाइज उनको रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप मॉरल प्रिंसिपल को देखें, ह्यूमैनिटी को देखें, अगर क्योंकि एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, हम लोग भले किसी दूसरे कंट्री में पैदा हुए हो लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो एक यूनिवर्सल आप बोल सकते हैं मोरालिटी है कि हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। तो यहां पर अगर किसी एक दूसरे कंट्री का एक दूसरे कंट्री में एंट्री को अगर आप रोक रहे हैं, मतलब उसके लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो अगेन यहां पर लीगल वर्सेस मॉरल प्रिंसिपल्स का कंफ्लिक्ट हो सकता है। आई एम जस्ट कोटिंग दी एग्जांपल्स की आप कोट कर सकते हैं कि यहां पर कॉमन डिलेमास देखने को मिलता है। इसके बाद है प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस। अब आपको पता है कि लॉज है बहुत सारे अलाउ करते हैं कि आप पे जो है वो स्पाइंग किया जा सकता है, कि आपके डेटास को एक्सेस किया जा सकता है लॉ वाइज। लॉ में वो लीगल है, वो अथॉरिटीज को वो पावर मिला हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मॉरल प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी, आपका ये मॉरल प्रिंसिपल है कि आप प्राइवेसी इंश्योर करना चाहते हैं किसी का, तो अगेन यहां पर ये कंफ्लिक्ट आ जाता है। तो ये 1 2 3 4 सिचुएशन है, अगर आप इसको कोट कर देंगे एग्जाम में, इस तरह के सिचुएशंस में आपके जो है डिलेमास देखने को मिलता है बिटवीन लीगल ऑब्लिगेशन एंड पर्सनल मोरालिटी, या मोरालिटी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आप जो है इसको बहुत अच्छा से समझा दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि ये डिलेमास एग्जिस्ट क्यों करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको अगेन एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। GS4 में जो क्वेश्चंस होता है दे आर वेरी ओपन एंडेड, आपको ना इसको स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। अगर ये बोले डिस्कस द एथिकल डिलेमास ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल मोरालिटी विद लीगल ऑब्लिगेशन, नाउ हमने डिस्कस कर लिया एथिकल डिलेमा, क्या इसका एंड हो गया इस क्वेश्चन का? नहीं, इस क्वेश्चन को आप कॉम्प्रिहेंसिवली आपको आंसर करना है और इसको आपको स्ट्रक्चर खुद से, इसका फ्लो खुद से बनाना पड़ेगा। तो नाउ फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम कॉमन डिलेमास, इसके बाद आपको बताना है कि ये डिलेमा क्यों एग्जिस्ट करता है। नाउ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट लिखना है, बट स्टिल यू शुड राइट 4 to 5 पॉइंट्स, ये डिलेमास क्यों एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि कल्चरल एंड मॉरल डाइवर्सिटी। नाउ आपको पता है कि एक यूएस की जो सोसाइटी है दैट इज फार डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हमारा जो है हमारे कल्चर्स डिफरेंट हैं, बहुत सारा डिफरेंस है, और हमारा जो आपको पता है कल्चर जो है वही आपके वैल्यू को जन्म देता है और वैल्यू ही जो है आपके जन्म देता है मोरालिटी को। तो ये एक सब चीज रिलेटेड है। तो अब किसी कंट्री में अगर कोई चीज लॉ जो है वो लीगल है लेकिन हमारे कंट्री में नहीं है, या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो ये किस वजह से है? क्योंकि कल्चरल एंड मॉरल डाइवर्सिटी है। इसी कारण कभी कभी ये डिलेमास देखने को मिल सकता है। अगेन यहां पर भी आप कोई चीज को कोट कर सकते हैं, किसी चीज को आप कोट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूएस में कोई चीज इलीगल है पर इंडिया में वो लीगल है, तो इस तरह से भी आप 1 2 पॉइंट यहां पर कोट कर सकते हैं। दूसरा, लैगिंग सोशल प्रोग्रेस। अब होता क्या है, देखिए जनरली लीगल लॉज जो है वो इन कंफ्लिक्ट क्यों आ जाते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स के? क्योंकि सोसाइटल वैल्यूज ऑन अ डेली बेसिस चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए ट्रांसजेंडर्स के लिए अब जो है हमारे सोसाइटी में काफी एक्सेप्टेंस आया है, काफी ओपन हुआ है, तो सोसाइटल वैल्यूज चेंज हो रहा है। लेकिन हो सकता था कि कोई पुराना लॉ जो है वो इसके साथ आपके साथ टसल में रहता या कंफ्लिक्ट में आ जाता। तो जरूरी है आपका जो सोशल प्रोग्रेस हो रहा है, जो सोसाइटल प्रोग्रेस हो रहा है, उसके साथ लॉज भी इवॉल्व हो। अगर वो लैक करते हैं बिहाइंड में तो अक्सर जो है ये डिलेमा देखने को मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। अब देखिए कोई क्या होता है, कोई लॉ जो बनाया जाता है, इफ अ लॉ इज फ्रेम्ड इन अ कंट्री, इट इज मेड फॉर द होल सोसाइटी, पूरे कंट्री के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका एक वेलफेयर, एक इंडिविजुअल का वेलफेयर जो है या उसके मॉरल प्रिंसिपल्स जो है कि उसके कंफ्लिक्ट में आ जाता है ओवरऑल लॉ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि लॉ जो है वो पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट को जो है सर्व करता है, जबकि पर्सनल मोरालिटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो यहां पर ये भी एक कंफ्लिक्ट होता है, इसी के वजह से डिलेमास क्रिएट होता है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ क्या होता है कि आपको पर्सनल मोरालिटी जो है आपका, जो आप सोचते हैं, आप जो वैल्यूज करते हैं, वो बेसिकली बहुत ज्यादा आपसे इन्फ्लुएंस होता है रिलीजियस बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गीता में कुछ ऐसा दिया हुआ है तो आप उसको मानते हैं और उसी से आपका पर्सनल मोरालिटी डेवलप होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कभी देखेंगे तो लॉज में हो सकता है कि उसके अगेंस्ट हो जाए। अगर आप कुरान में कुछ ऐसा पढ़ते हैं या आप किसी भी ग्रंथ में आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो कि रिलीजियस बिलीव्स भी जो है वो पर्सनल मोरालिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और कभी कभी ये आपके लॉज के कंफ्लिक्ट में आ जाता है। तो यू हैव रिटन 4 पॉइंट्स कि ये क्यों डिलेमास एग्जिस्ट करता है। हमने पहले डिलेमास बताया और उसके बाद डिलेमास क्यों एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्वेश्चन को एंड करना है। तो एंड कैसे करना है कि आप बताएंगे कि इस डिलेमास को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वेज टू इंप्रूव आप लिख सकते हैं। एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपके सोसाइटल वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, सोसाइटल आप बोल सकते हैं मोरालिटी चेंज हो रही है, तो उसी के साथ आपके लॉज को भी इवॉल्व होना चाहिए। और वो कब होगा
जब आपके एडवोकेसी होगा, जब आपके एक्टिविज्म होगा, सोसाइटी काफी एक्टिव रहेगी और आप जो है आप एक तरह से बोल सकते हैं गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि सोसाइटी में ये वैल्यूज चेंज हो गई है और आप जो है अब लॉज को भी चेंज कर दीजिए। तो बहुत टाइम क्या होगा, जैसे इवन सोचिए अगर कैपिटल पनिशमेंट जो है अगर बहुत ऑब्सोलीट हो जाए, लगे कि इससे कोई खास फायदा नहीं आ रहा है सोसाइटी में, तो अगर आप सोसाइटी एडवोकेट करती है, एक्टिविज्म करती है अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, तो कंट्री भी जो है वो उसको जो है गवर्नमेंट को भी लॉज फ्रेम करना पड़ेगा कि अब कैपिटल पनिशमेंट नहीं अलाउड होना चाहिए। तो दिस इज, इस तरह से आप जो है डिलेमास को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन, अवेयरनेस, इस तरह के कुछ आप जेनरिक पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जिसके वजह से आपका डिलेमास जो है वो मिनिमाइज होगा। तो हमने यहां पे बता दिया कि व्हाट डिस्कस एथिकल डिलेमा और बैलेंसिंग पर्सनल मोरालिटी विद लीगल ऑब्लिगेशन, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी कोट कर दिया। तो आपका एक ओवरऑल होलिस्टिक आंसर बन गया। अब जो एग्जामिनर अगर यहां तक पहुंच जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं आपने सारा पॉइंट्स को अच्छे से एड्रेस किया और आपने ये भी बताया है कि इन डिलेमास के केस को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए डिलेमास ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी लॉ जो है वो हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा मॉरल नहीं हो सकता और हमेशा हर लोगों के पर्सनल मोरालिटी पर खड़ा नहीं उतर सकता है, लेकिन स्टिल वी कैन मिनिमाइज दिस डिलेमास। एंड लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको क्या करना है, कंक्लूजन तो आपको लिखना ही है क्योंकि दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा 1 मार्क्स, +1 मार्क्स आपको हमेशा जो है वो कंक्लूजन ही दिलाता है। कंक्लूजन आप एक अच्छे से लिखिए कि मतलब कोई लॉ जो है वो परफेक्ट नहीं होता, या आप किसी कोर्ट को लिख सकते हैं। एक और आपको प्रैक्टिकल जो है एक टिप देना है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GS4, आप कुछ कोट्स ऑलरेडी रेडी रखें जिसको आप कंक्लूजन्स में यूज कर सकते हैं, जिसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। और एक ये भी चीज है कि एथिक्स में बहुत सारे कोट्स जो हैं वो बहुत जगह वैलिड हो जाते हैं, तो आपको वैसे कोट्स रेडी करके रखने हैं क्योंकि ये सब चीज अगर आप करके रखते हैं तो आप वहां पे बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे। तो आपने एक जल्दी से एक अच्छा सा कोट लिख दिया, आपने अच्छे सा कंक्लूड कर दिया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ अब अगर आप इस साल का मेंस देने वाले हैं और इवन अगर नेक्स्ट ईयर का भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप GS4 को बहुत फोकस करिए, इसमें बहुत ज्यादा आंसर्स लिखिए, आप आंसर प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। मैंने ऑलरेडी बोला दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर। GS1 में भी आप GS2, GS3 अगर आप देखें उसके रेस्पेक्ट में GS4 बहुत स्कोरिंग है, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपने कर लिया तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन GS4। हम लोग इस सीरीज में और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वी विल प्रैक्टिस टुगेदर और आपको आंसर्स लिखना है एंड यू हैव टू सबमिट दोज आंसर्स इन आवर पोर्टल एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।